औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टैंडर्ड नंबर 39 मॉर्गेज पर थे और क्लॉज नंबर 3/3 पे पहुंचे थे। रूलिंग्स रिलेटिंग टू द डेट फॉर विच द मॉर्गेज इज साइन। वो रूलिंग्स जो कि उन डेट्स के हवाले से, यानी वो डेट्स किस तरह से होने चाहिए, उनके हवाले से क्या रूलिंग्स है, जिन डेट्स पर आप ये रहन ले रहे हैं, इन्हें कुछ डेट्स के अहकामात क्या हैं। ज़ाहिर है किसी डेट को सिक्योर करने के लिए तो आप सिक्योरिटी लेते हैं, तो ये उसके अहकामात हैं। पहला पॉइंट बड़ा सिंपल सा है। द डेट फॉर विच द मॉर्गेज इज साइन शुड बी अ परमिसिबल डेट सच एज सेल इनकम, गारंटी अगेंस्ट डैमेज, सलम कमोडिटी, इस्तिस्ना कमोडिटी, और एन ओड यूज ऑफ रक। वो कह रहे हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि जिन चीज़ों के लिए आप मॉर्गेज ले रहे हैं, जिन डेट्स के लिए, तो वो डेट्स परमिसिबल डेट्स हों, नॉन कंप्लाइंट डेट्स ना हो। एक तो डेट तो रिबा के जरिए से भी डेट होता है, सूदी ट्रांजैक्शन में भी डेट होता है, और नाजायज ट्रांजैक्शंस में भी डेट्स होते हैं। तो हर डेट की सिक्योर करने के लिए मॉर्गेज लें। जब जाहिर है असल कॉन्ट्रैक्ट ही आपका वैलिड नहीं है, तो उस पर रखा जाने वाला सिक्योर उस पर रखी जाने वाली सिक्योरिटी भी वैलिड नहीं होगी। तो लाजमी है कि जिन चीज़ों पर, जिन डेट्स को आप सिक्योर करना चाहें मॉर्गेज के जरिए से, वो जायज़ डेट्स हों। जैसे कि सेल इनकम, सच एज सेल इनकम, आपने कोई कमोडिटी सेल की है और उसकी प्रोसीड्स के लिए आप उसको सिक्योर करना चाह रहे हैं, जो उस सेल के नतीजे में जो डेट क्रिएट हुआ है उसको सिक्योर करना चाह रहे हैं। या गारंटी अगेंस्ट डैमेज, कोई गारंटी आपने की थी, फाइनेंशियल गारंटी भी हो सकती है, परफॉर्मेंस गारंटी भी हो सकती है। तो वो जैसे कि जायज़ है शरई तौर पर, तो उसको सिक्योर करने के लिए आप कोई सिक्योरिटी लेने, गारंटी इशू करने के लिए उमूमन आपको पता है कि मार्जिन लिया जाता है। तो वो मार्जिन हासिल करना उस सिक्योरिटी, उस गारंटी के अगेंस्ट में जायज़ है। सलम कमोडिटी, सलम की डिलीवरी चूंकि फ्यूचर में होती है और एक डेट ही होता है वो, तो उस डेट को सिक्योर करने के लिए भी सिक्योरिटी, इसी तरह से इस्तिस्ना की कमोडिटी भी। और एन ओड यूज ऑफ फ्रक्ट। ओड यूज ऑफ फ्रक्ट से क्या मुराद है? एनी आइडिया? ओड यूज ऑफ फ्रक्ट, किसी चीज को ओ करने का क्या मतलब होता है? और दूसरे तो सर सर उसे वैसे तो जी जी जी, बोले, नूर बोले। दूसरा वाजिबुल अदा जिसको कहते हैं, जो मतलब अभी अदा होना हो। ओड, ओड यूज ऑफ फ्रक्ट। कोर्ट का मतलब सर वाजिबुल अदा होता है वैसे तो। तो ओड यूज ऑफ फ्रक्ट का क्या मतलब हुआ? अभी यहाँ पे कह रहे किसी हैं एसिड इस्तिस्ना का कम्युनिटी। इस्तेमाल किसी एसिड का इस्तेमाल जो अभी वाजिबुल अदा है सर। इस्तेमाल वाजिबुल अदा है। ठीक है, गुड ट्राई, गुड ट्राई। खुर्रम साहब ने अच्छी ट्राई की। नूर लैन आप कुछ कह रही थी, यही कह रही थी या कुछ और डिफरेंट? नहीं सर, मैं कह रही थी ओन का मतलब तो वही है ना, खुद से ऑन करना। नहीं, ये ओन नहीं है, ऑन नहीं है, वो मिल्कियत वाला ओन नहीं है। ओड, अच्छा। यार ओड बात का ये मतलब होता है यहाँ पे कोई। ये सर यहाँ पे मुनाफे से या किसी और चीज से तो जो होने वाला या जो वाजिब अदा प्रॉफिट है उसकी बात तो नहीं कर रहा, जिसको हम कहते हैं कि सेल प्रोसीड्स कह लें आप। नहीं, सेल प्रोसीड्स तो नहीं है ना, यूज ऑफ फंड की बात कर रहे हैं, प्रोसीड्स की बात नहीं कर रहा है। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा आपसे इसलिए पूछा है कि आप लोगों का जहन जरा चले। नीचे एक और टर्म आ रही है, वो उससे इसका डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं बतौर खास आप लोगों को जरा पूछा है। तो बेसिकली ओड यूज ऑफ फ्रक्ट का मतलब ये होगा कि वो यूज ऑफ फ्रक्ट ऑब्वियसली किसी एसेट का यूज ऑफ फ्रक्ट होता है, और ये लीजिंग में होता है, इजारा में होता है, कि उसके उसका जो असल एसेट है एन, वो आपके पास होता है, और उसका यूज ऑफ फ्रक्ट यानी उसकी मनफियत, उससे जो इस्तेमाल करना है वो किसी और को आप इजारा में सेल कर देते हैं, वो किसी और की मिल्कियत बन जाती है। ठीक है, तो ओड यूज ऑफ फ्रक्ट का मतलब ये हुआ, वो यूज ऑफ फ्रक्ट जो आपके जिम्मे है, वो यूज ऑफ फ्रक्ट जो आपने देना है। यानी कि ये वो एसेट होगा जिसका आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया है कि ये आप एसेट उसको रेंट पे देंगे, उसका यूज ऑफ फ्रक्ट आप लेसी को देंगे, लेकिन वो अभी तक आपने दिया नहीं है, आपके जिम्मे वाजिबुल अदा है। ओड का मतलब ये होगा कि वो चीज आपके ऊपर
वाजिबुल अदा है, आपके ऊपर देन की सूरत में है कि आप उसको हर हाल में देंगे। ठीक है, तो ये वो यूज ऑफ फंड है जो आप फ्यूचर में देंगे। इससे मुराद वो एसेट हुआ जो कि आपने अभी तक लेसी की तहवील में नहीं दिया और आपके जिम्मे है अभी। ठीक है, तो वो जो आपने उसको यूज ऑफ फंड देना है, उसको सिक्योर करने के लिए एक कोई गारंटी या कोई इस तरह की चीज, सिक्योरिटी, ताकि उसको ये इंश्योर हो जाए कि भाई आप एसेट उसको देंगे हर हाल में, इसको कहेंगे ओड यूज ऑफ फंड। ठीक है, ये अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं उसमें, फिर आपकी ये जो कंसेप्ट है ना, ये काम आएगा थोड़ा सा। उसके क्लियर बाद ये हो गया कहते सर, हैं क्लियर हो गया सर। आगे आगे बस आप वेट कीजिएगा, उसमें फिर आपको ये चीज फर्क समझ में आएगा मजीद। Concluding a valid mortgage contract need not necessarily be preceded by establishing the debt. Concluding a valid mortgage, किसी वैलिड मॉर्गेज के लिए, जायज होने के लिए, रहन के दुरुस्त होने के लिए, ये जरूरी नहीं है कि उससे पहले कोई डेट इस्टेब्लिश हुआ हो तो फिर आपने कोई मॉर्गेज किया हो। यानी कि डेट का प्रेस प्रेसिडिंग होना, डेट का मॉर्गेज से पहले होना कोई जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले डेट क्रिएट होगा तो मॉर्गेज लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। मॉर्गेज डेट से पहले भी हो सकता है, वो यही बात आपको क्लियर करना चाह रहा है। The mortgage contract can be signed before or at the same time of signing the debt contract. ये जो आप मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रहन का कॉन्ट्रैक्ट, ये डेट क्रिएट होने से पहले भी मॉर्गेज आप कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं, मॉर्गेज दे सकते हैं, या ये कि आप जब डेट कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे हो तो उस वक्त भी दे सकते हैं। इसकी परफेक्ट एग्जांपल बैंक फाइनेंसिंग है। आप जी बिल्कुल बैंक जब बैंक, फाइनेंसिंग को देखें, जी हाँ बिल्कुल, मैं ये कहने वाला था बैंक कि जब फाइनेंसिंग को देखें तो वहां पर तमाम मॉर्गेज की फैसिलिटीज पहले हो जाती हैं। हाइपोथिकेशन चार्ज क्रिएट हो जाएगा, कोई घर आप मॉर्गेज कर रहे हैं तो वो उसकी रजिस्ट्रेशन पहले हो जाएगी, हर चीज पहले हो जाती है। वो फाइनेंसिंग फिर बाद में ले रहा होता है। आप यही कह रहे हैं अदनान भाई? जी बिल्कुल मैं यही कहने वाला था सर, बिल्कुल तो पहले इसकी रिस्क परफेक्ट फैक्टर और एग्जांपल, गारंटी बैंक फाइनेंस ही है जी जी बिल्कुल। बिल्कुल, तो बैंक फाइनेंस इसकी परफेक्ट एग्जांपल है जहां पर सिक्योरिटी की फॉर्मेलिटीज पहले हो जाती हैं, डेट बाद में क्रिएट होता है। अभी मुराबा हुआ नहीं है, अभी मुराबा में आप जाके वो एसेट परचेज करेंगे, फिर वो कस्टमर को सेल करेंगे, तो फिर जाकर कस्टमर पर डेट क्रिएट होता है। लेकिन उससे पहले आपने डेट की फॉर्मेलिटी सारी कर ली होती हैं। आगे कहता है डेट फॉर विच द मॉर्गेज इज साइन शुड नॉट बी अ इम्परमिसिबल डेट। ठीक है, यानी कि जो डेट जिस पर आप मॉर्गेज क्रिएट कर रहे हैं वो नाजायज डेट नहीं होना चाहिए। नाजायज डेट जैसे कि जो वो लोन, वो कर्ज जो कि रिबा पर मुश्तमिल होते हैं, रबवी होते हैं, उनका जो डेट है ऑब्वियसली वो इम्परमिसिबल है। और नॉन डेट डील, या तो ये कि नाजायज डेट हो या ऐसी चीज हो जो कि डेट नहीं है, नॉन डेट डील्स हैं। नॉन डेट डील्स यानी कि वो डील्स जिनमें डेट नहीं है, उनमें उनमें सिक्योरिटी नहीं होगी, उनमें मॉर्गेज नहीं होगा, उनमें रहन नहीं होगा। सच एज स्पेसिफिक प्राइस, कोई मुतय्यन कीमत, जो मुतय्यन कीमत जो कि उसको आप क्या सिक्योर करेंगे, वो है ही मुतय्यन, और उसकी पेमेंट भी आपकी मतलब हो चुकी है या होगी। अब वो जो जो भी है उसके लिए आपको सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है। जो पॉइंट में जिसकी वजह से ऊपर वाले यूज ऑफ फैक्ट को मैं थोड़ा सा छेड़ रहा था ना, वो इसकी वजह से छेड़ रहा था, द यूज ऑफ फैक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक एसेट। इसमें द यूज ऑफ फैक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक एसेट में, और ये जो ऊपर ओड यूज ऑफ फैक्ट गुजरा है, इनमें क्या फर्क है? ओड यूज ऑफ फैक्ट तो क्लियर हो गया आपको। अब ये जो जहां पर ये कह रहा है कि इनमें डेट वो रहन जायज नहीं है, जिनमें मॉर्गेज जायज नहीं है, उनमें से एक है, ये बता रहा है यूज ऑफ फैक्ट ऑफ, ऊपर वो जायज कह रहा है, ओड यूज ऑफ फैक्ट में सिक्योरिटी को जायज कह रहा है, यहाँ पर वो यूज ऑफ फैक्ट जो कि स्पेसिफिक एसेट का है उसको नाजायज कह रहा है। तो ये क्या है, ये कोई समझ में आ रही बात? नहीं सर बिल्कुल समझ नहीं आई, बिल्कुल समझ नहीं थोड़ा आई। दिमाग लड़ा है। यूज ऑफ फैक्ट ऑफ स्पेसिफिक एसेट का क्या मतलब हो सकता है? हमने वैसे सर इजारा में कोई पढ़ा है, ये इजारा के स्टैंडर्ड। स्पेसिफिक सर यूनिवर्सल तो वो ये कि ये उसकी उसकी आप किसी को पहले स्पेसिफिकेशन बताते हैं कि इस तरह का कोई एसेट होगा जिसकी ये स्पेसिफिकेशन होगी, उसका यूजर फैक्ट की सर बात ये हो वो रही है। इजारा बिल जिम्मा, मौसूफा बिल जिम्मा वाली बात है।
इजारा मौसूफा बिज़िम्मा तो स्पेसिफिक एसेट नहीं होता। वो स्पेसिफिक नहीं होता, वो उसमें सिफात मुतय्यन कर दिए जाते हैं और सिफात के मुताबिक कोई एसेट प्रोवाइड किया जाता है। स्पेसिफिक एसेट तो ये कोई एसेट मुतय्यन होता है, ये जो मौसूफा बिज़िम्मा है ये स्पेसिफिक नहीं होता। ये कुछ और कहना चाह रहा है। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं अगर आपने इजारा पढ़ा हो तो इजारा में एक बात की गई थी कि जो एसेट है वो जब आप किसी को किराए पर देते हैं उसकी हैसियत अम, उसकी होती है, अमानत की होती है। वो एसेट गोया लेसी के हाथों में अमानतन होती है। अमानतन होने का मतलब हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि अगर उस वो एसेट विदाउट एनी नेग्लिजेंस ऑफ द लेसी डिस्ट्रॉय होती है तो लेसी जिम्मेदार नहीं है। अमानत का हुक्म ही यही है कि अगर आपकी नेग्लिजेंस नहीं है और वो एसेट डिस्ट्रॉय हो जाए, पैरिश हो जाए, या कोई ऐसा नुकसान हो जाए जो कि बहुत ही ज्यादा, जिसको कहते हैं ना कि कंसिडरेबल नुकसान है और उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, तो उस सूरत में लेसी जिम्मेदार नहीं है। उस सूरत में लेसोर को ही ये चीज बेयर करनी है। तो जब आप किसी स्पेसिफिक एसेट का यूज ऑफ रख करते हैं तो उस सूरत में आपके लिए कोलेट्रल लेना जायज नहीं है। आपके लिए किसी किस्म का कोलेट्रल जायज नहीं है। हाँ, आप कोलेट्रल ले सकते हैं इन केस ऑफ नेग्लिजेंस एक्सरसाइज करने के लिए। अगर उसकी नेग्लिजेंस होगी तो आप वो कोलेट्रल इस्तेमाल करेंगे और उससे आप डैमेज को पूरा करेंगे। ये उस सिर्फ नेग्लिजेंस की हद तक हो सकता है। ठीक है, वो आगे उसकी वजाहत आएगी। तो इसमें और ऊपर जो गुजरा है उसमें फर्क यह है कि ऊपर जो गुजरा है ओड यूज ऑफ रक में, वो ऐसा एसेट था, वो ऐसा यूज ऑफ रक था जो आपके जिम्मे वाजिब है लेकिन अभी तक आपने दिया नहीं। ओड हो गया आपके ऊपर, जिम्मे वाजिब था। ठीक है। यहाँ पर ये दूसरे केस में वो एसेट है जो कि आपने उसकी तहवील में दे दिया है। कोई स्पेसिफिक एसेट है जो आपने उसके तहवील में दे दिया और उसके ऊपर वो यूज ऑफ रक एंजॉय कर रहा है और उसकी पेमेंट्स आपको कर रहा है। तो उसका उसको सिक्योर करने के लिए कोई कोलेटरल नहीं ले सकते, कोई आप मॉर्गेज नहीं ले सकते, क्योंकि क्योंकि ये नॉन डेट डील है। ये ऐसी डील है जो जिसमें डेट नहीं है। आपने यूजर फंड उसकी तहवील में दे दिया ना, अब कोई डेट ना आपके ऊपर है ना उसके ऊपर है। ठीक है। तो चूंकि ये नॉन डेट डील है इसलिए इस पर सिक्योरिटी लेना आपके लिए दुरुस्त नहीं है। बात क्लियर हो रही है, समझ आ रही है? और अगर आप लेते भी है ना तो सिर्फ उस सूरत नहीं, में आप यहाँ एक्सरसाइज पे कर सर सकते हैं सर जब यहाँ उसकी पे सर नेग्लिजेंस होगी। यहाँ पे सिर्फ एक चीज करनी चाहिए। यूजर फैक्ट अगर हम किसी को स्पेसिफिक किसी को असाइन कर रहे हैं तो या तो वो किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट होगी, या जो यूजर फैक्ट यूज कर रहा है या जिसके पास यूजर फैक्ट आया है वो उसके लिए पे आउट कर रहा होगा। तो यहाँ देन के मतलब डेट का मामला तो होगा ना, अगर यूजर फैक्ट यूज करने वाले ने। नहीं नहीं, वो डेट डेट नहीं होगा ना। वो डेट नहीं नहीं। कहलाएगा। देखें, जो किराया आप ले रहे हैं ना जी। वो डेट के जुमरे में नहीं आता। वो आपने एक यूजर फंड दे दिया, उसकी वो कीमत अदा कर रहा है। और सही है। ऐसा नहीं है कि वो कीमत उसके जिम्मे, वो जब तक वो एसेट उसके यूज में है उसका किराया वो देता रहेगा। ठीक है, जैसे एक महीना उसने यूज किया तो उस महीने का डेट जो किराया है वो अदा करेगा। दूसरे महीने यूज करेगा तो दूसरे महीने का। अब जो अगले महीनों में जो जो रेंटल्स आ रहे हैं वो डेट तो नहीं है। वो वो डेट जब नहीं है, जब वो बिल्कुल सही। यूज करेगा वो जी बिल्कुल सही टेक्निकली है। डेट नहीं है। जी बिल्कुल सही है, हाँ इस हिसाब से ठीक है। टेक्निकली वो डेट नहीं है। वो तो जब हाँ, टाइम आएगा उसने पे करना होगा तब वो डेट क्रिएट होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो पे करना है, अगर वो पे नहीं करेगा तो वो जाके जी। डेट बनेगा। जैसे जी हाँ, पे मिसाल नहीं के तौर पे करेगा एक तो। बंदे ने 6 महीने से किराया अदा नहीं किया। जी ठीक हाँ। है। तो वो फिर तब जाके डेट बनेगा, वरना असलन या जो कहते हैं कि इन प्रिंसिपल ये कोई डेट नहीं है। बिल्कुल सही है। ठीक। आगे ठीक है, सर। उस सूरत के लिए आपने एक सिक्योरिटी ऑलरेडी ली होती है। आपने एडवांस रेंट लिया होता है जिसको आपने पिछले स्टैंडर्ड्स में आप पढ़ चुके हैं, वो जायज है। अब तो मैं अगर वो कंक्लूड करूँ तो उसके लिए होता है। ये कहना चाह रहा है कि जो यूजर फैक्ट है वो एक डेट नहीं है। डेट नहीं है, डेट तो वो बाद में क्रिएट होता है जब जब कभी डेट क्रिएट हो जाए। अदरवाइज यूजर जी जी, फैक्ट किसी एसेट स्पेसिफिक एसेट का देना एक डेट नहीं है, तो उसके ऊपर हम गारंटी नहीं ले सकते। बिल्कुल बिल्कुल। उसूली लिहाज से यूज ऑफ उसूल। इजारा कोई डेट डेट नहीं है। अगर किराया फ्यूचर का देना है तो फ्यूचर का किराया डेट नहीं है। वो तो उस इस्तेमाल के इवज आपको पेमेंट कर रहा है जी बिल्कुल। कि जिस पीरियड में वो इस्तेमाल कर रहा है उसका रेंट दे रहा है आपको। ठीक है, वो कोई डेट नहीं है सच।
तो इसलिए ये नॉन डेट डील्स हैं, इसमें आप नहीं ले सकते, मगर ये कि जिसकी वजाहत आगे आएगी, मगर ये कि जहां पर उसकी नेग्लिजेंस हो, कोताही हो, जैसे रेंट का अदा ना करना भी एक वो है ना, उसकी तरफ से ज्यादती है। ट्रांसग्रेशन, जो हमारे यहाँ स्टैंडर्ड में ट्रांसग्रेशन का वर्ड यूज हुआ है, तो जी ज्यादती उसकी तरफ से। जी। तो वहां पर उस सूरत में आप एक्सरसाइज करेंगे, अदरवाइज आप किस चीज का उससे ले रहे हैं, किस चीज की सिक्योरिटी ले रहे हैं, कोई सेंस ही नहीं बनती जिसकी आप सिक्योरिटी ले रहे हो। हाँ, सही से राइटली इस्तेमाल करेगा तो यानी कि उसके नेग्लिजेंस और ताद्दी की सूरत में वो एक्सरसाइज होगा, अदरवाइज आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते उसको। ठीक है। या फिर एक तीसरी मिसाल दी उन्होंने, एंड अ स्पॉट सेल कमोडिटी दैट इज स्टिल इन द हैंड्स ऑफ द सेलर। या कोई स्पॉट सेल हो रहा है, स्पॉट सेल सेल से मुराद वो सेल होती है जिसमें आप इधर से आप सब्जेक्ट मैटर देते हैं, उधर से आप प्राइस लेते हैं, तो उसमें कोई ऐसा सच कोई डेट तो होता नहीं है। अगले क्लॉज में ये कहते हैं, इट इज इम्परमिसिबल टू स्टिपुलेट मॉर्गेज एज अ कंडीशन इन ट्रस्ट। ये वही देखें, उसी की वजाहत कर रहा है जो ऊपर मैं आपसे कह रहा था ना, कि इट इज इम्परमिसिबल टू स्टिपुलेट मॉर्गेज एज अ कंडीशन इन ट्रस्ट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ट्रस्ट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट से मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें अमानत का पहलू होता है। ये पॉइंट जहन में बिठा लीजिएगा आप, क्योंकि इतने सारे स्टैंडर्ड्स में ये बात आएगी कि जहां जहां ट्रस्ट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की बात आएगी, अमानतन आपके पास कोई चीज आती है या जिसकी बेस अमानत होती है, तो वहां पर ये कंडीशन आएगी, उसके कुछ अपने कुछ उसूल हैं। वो उसूल हर सूरत में लागू होंगे। अमानत की सूरत में वो उसूल ये है कि वो चीज उसके पास अमानतन रखी है, उसको कुछ भी होगा तो वो जिम्मेदार नहीं है। उसकी जिम्मेदारी उस शख्स की है जिस जो उस एसेट को ओ करता है, उसका उसका मालिक है। ठीक है, ऑन करता है, जो उस एसेट को ऑन करता है वो उसकी जिम्मेदारी है। और अगर इसकी नेग्लिजेंस होगी तब वो जिम्मेदार होगा। तो वो उन्हीं ट्रस्ट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा है कि उसमें मॉर्गेज को स्टिपुलेट करना नाजायज है। जैसे कि एजेंसी में, एजेंसी आपने पढ़ा, इसका स्टैंडर्ड आपने पढ़ा, तो एजेंसी एक ट्रस्ट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें आप अपने एजेंट पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं। लिहाजा उसमें भी आप एजेंसी को इंश्योर करने के लिए एजेंट से आप सिक्योरिटी लेते, तो सेंसलेस बात है, ये गुजर चुका है एजेंसी के स्टैंडर्ड में। ये बिल्कुल सेंसलेस बात है। एक तो आप उस पर ट्रस्ट करते हुए उसको ये काम दे रहे हैं, ऊपर से उसको कह रहे हैं कि भाई तुम सही से काम करोगे तो इसकी तुम सिक्योरिटी दो। तो ऐसी कोई चीज नहीं होती। या डिपॉजिट, मैंने आपसे पहले भी बारहा अर्ज किया कि जब भी डिपॉजिट का लफ्ज आता है तो इससे मुराद वो अमानत है, वो चीज है जिसको आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जिसको अमानत कहते हैं, वदिया जिसको कहते हैं, अमानत। कि जब किसी को आप सेफ कीपिंग के लिए कोई चीज देते हैं कि भाई ये अपने पास रख लो फॉर सेफ कीपिंग, तो वो हमारे अमानत कहा जाता है। स्टैंडर्ड में उसको अंग्रेजी में डिपॉजिट कहा गया। इससे मुराद बैंक का डिपॉजिट नहीं होता। फिर मुशारका, मुशारका भी एक ट्रस्ट बेस्ड ट्रांजेक्शन या कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि हर शरीक दूसरे शरीक का अमीन होता है। इंशाल्लाह हम मुशारका में तफसील से पढ़ेंगे। मुदारबा भी इसी तरह से एक ट्रस्ट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। लीजिंग भी, जैसे कि ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था, इजारा या लीजिंग भी एक ट्रस्ट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इन तमाम सूरतों में मॉर्गेज लेने लेने की इजाजत आपको नहीं है। आप इन कॉन्ट्रैक्ट्स में आप मॉर्गेज की कोई चीज आप डाल दें, कंडीशन डाल दें, तो ये आपके लिए इनपरमिसिबल है। इफ मॉर्गेज इज इन सच कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कन्फाइंड टू इंडेमनिफाई, is to be confined to indemnity in case of transgression, negligence और breach of the contract, then it is permissible। वैसे तो आप नहीं ले सकते, लेकिन अगर आपने ये लिया है, ये इस सूरत के लिए लिया है जहां पर आप ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी तरफ से कोताही होगी, तुम्हारी तरफ से ज्यादती होगी या तुम्हारी तरफ से गफलत होगी, और उसकी वजह से अगर कोई नुकसान उठाना पड़ा, तो उस नुकसान की जमानत के लिए मैं ये तुमसे ले रहा हूँ, मॉर्गेज ले रहा हूँ, तो फिर इसकी इजाजत है। ठीक है, ये हमने ऊपर एक्सप्लेन किया था। जैसे मिसाल के तौर पे एजेंसी में हमारे पास एक चैलेंज ये भी आता है कि जब कस्टमर आपका एजेंट बनता है, इस्तिस्ना में सेल एजेंट बनता है, उसने मैन्युफैक्चर करके दे दिया, अब उसी को आपने एजेंट बना दिया, आपकी बिहाफ पे वो बेचे, तो वहां पर बैंक उमूमन एक लेते हैं इंडेमनिटी के, इंडेमनिटी या कॉर्पोरेट गारंटी टाइप कोई चीज लेते हैं जिसमें एजेंट से हटकर वो होता है, और वो एजेंट एक अलग कैपेसिटी में, लेकिन होता तो बहरहाल वो एजेंट ही है। वो ये इंडेमनीफाई करता है या गारंटी देता है कि अगर कोई नुकसान होता है या आगे से कोई पेमेंट अदा नहीं करता, जैसे कि मैंने आगे बेचा बतौर एजेंट और आगे से पेमेंट नहीं आती, तो मैं जिम्मेदार हूँ। तो यहाँ पर उमूमन शरिया बोर्ड्स या शरिया कंप्लाइंस डिपार्टमेंट्स इसमें ये ऐड कराते हैं बतौर खास
कि इन केस ऑफ नेग्लिजेंस या ट्रांसग्रेशन या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये इंडेमनिटी या गारंटी एक्सरसाइज होगी, इसके अलावा नहीं होगी। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट क्लियर होगा। फिर ये बात करते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ द मॉर्गेज। अब आपने रहन तो रख लिया, सर सिक्योरिटीज तो सॉरी जी। सर, तो इसमें और नॉर्मल गारंटी में भी तो फर्क यही होता है कि आप सिर्फ नेग्लिजेंस पे ही आप वो जो आप जो मॉर्गेज रखवा है वो आप नेग्लिजेंस पे ही आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें ट्रस्ट बेस में और एक्सचेंजेस में क्या डिफरेंस हुआ है? मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया, इनफैक्ट सही सही से क्लियरली आवाज आपकी आई नहीं। अगर आप काइंडली दोबारा से रिपीट करें, सर मैं या ये कोई बोल रही समझ हूँ गया कि तो वो प्लीज मुझे एक्सप्लेन कर दे। मैं रिपीट कर देती हूँ। ट्रस्ट बेस कॉन्ट्रैक्ट जो आप कह रहे हैं जिसमें मॉर्गेज आप नहीं रखवा सकते, तो जिस शर्त के साथ कि जब कोई नेग्लिजेंस होगा तो नॉर्मल मॉर्गेज का भी तो यही हुक्म है कि चाहे वो एक्सचेंज बेस कॉन्ट्रैक्ट हो, यही हुक्म है कि आप तभी यूज कर सकते हैं जब कोई नेग्लिजेंस साबित हो या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप मॉर्गेज पे तभी यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी मॉर्गेज की बात कर रहे हैं कि आप मॉर्गेज भी ट्रस्ट बेस्ड होता है, ये बात कर रहे हैं आप? ये मैं यही बोल रही हूँ कि मॉर्गेज भी तो एक अमानत तो ही आप होती है, चाहे वो ट्रस्ट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट में हो या नॉर्मल। मॉर्गेज बजाते खुद देखें, मगर आप मॉर्गेज के हवाले अगर मैं समझ पाया हूँ तो आप ये पूछना चाह रही हैं कि जो मॉर्गेज है वो खुद भी तो एक ट्रस्ट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसे ही आप सही, यही है ना मफहूम आपका? ये भी हाँ, ये भी इसी के जमीन में बात है कि मैं ही कह रही हूँ कि आप एक्सचेंज बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट में मॉर्गेज रख पाते हैं और उसमें आप ये शर्त हो, उसमें भी तो यही शर्त होती है कि जब तक नेग्लिजेंस साबित ना हो तब तक मॉर्गेजर जो है मॉर्गेजी जो है सॉरी वो यूज नहीं कर सकता, उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता उसके रहन से। पता नहीं मेरा सवाल को समझा है तो सर वो एक्सप्लेन कर दे, वरना मैंने एक्सप्लेन कर दिया, यही मुझे समझ आ गया सवाल अपना। देखें, शायद मैं, शायद जहां तक समझाऊं आपका सवाल वही है जो मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, यही समझाऊं मैं। तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मॉर्गेज भी बजाते खुद ट्रस्ट बेस्ड होता है, और आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में करें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, इवन आप नॉन ट्रस्ट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी आप अगर करते हैं मॉर्गेज, तो वहां पर मॉर्गेज ट्रस्ट बेस्ड होता है। देखिए, एक दो चीजों को कंफ्यूज नहीं करें। एक मॉर्गेज खुद है, ठीक है, एक मॉर्गेज खुद है, एक वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लिए मॉर्गेज रखना है। ये दो अलग अलग इकदाम है। मॉर्गेज बजाते खुद उसके इकदाम अलग हैं, और जिस चीज के लिए आप मॉर्गेज रख रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। अभी हम ये जो पढ़ रहे हैं ना, आप इसके देखें, रूलिंग रिलेटिंग टू द डेट फॉर विच द मॉर्गेज इज साइन, यानी मॉर्गेज का जो सब्जेक्ट मैटर है, यानी जिस चीज को सिक्योर करने के लिए आप ये मॉर्गेजेस यूज कर रहे हैं, ये उनके अहकामात की बात हो रही है। मॉर्गेज का हुक्म तो मैं गुजर उसी गया। में सवाल कर रही हूँ, मैं मॉर्गेज की ट्रस्ट होने की बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि मॉर्गेज जिस चीज के लिए रखा जाता है, पहले आपने उसका ओवरऑल हुक्म बताया, अब आप ट्रस्ट बेस को अलग कर रहे हैं कि ट्रस्ट बेस में आप मॉर्गेज नहीं रख सकते, सिर्फ ये अलग से शर्त लगा के कि जब तक नेग्लिजेंस आप एक साबित बात ना बताएं, आप हो। सवाल पूछ रही है या कमेंट कर रही है? मैं समझ नहीं पा रहा, मैं पता नहीं क्यों मैं मुझे। सवाल को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैं मॉर्गेज को एक्सप्लेन कर रही हैं नहीं आप, सवाल नहीं पूछ रही हैं। मैं सवाल को ही एक्सप्लेन कर रही हूँ सर। मैं मेरा सवाल ये नहीं है कि मॉर्गेज ट्रस्ट केस है या नहीं, अच्छा, मैं चले एक मॉर्गेज काम करते हैं, आप लिख के, मैं शायद पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहा, आप या तो मुझे नहीं, वो टेक्स्ट कर इनकी दे तो हम आवाज़ उसको बड़ी देख। वो सराउंड कर रही है, आवाज़ इनकी जी समझ नहीं बिल्कुल, कुछ तो क्लियर ना नहीं आ रही बात। आप शायद आप, लिख अगर के आप मैं समझ गए अदनान भाई, तो आप क्लियर करें। नहीं, बिल्कुल मैं इनको बड़ी मुश्किल से सुनने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद मैंने कहा मैं समझ पाऊँ। इनकी आवाज़ बड़ी सराउंड करी तो क्वेश्चन का समझ नहीं पा रहे।
तो प्लीज आप एग्जैक्टली शायद वहाँ मैं टेक्स्ट कर दें। समझ रहा, शायद ये मैं समझ नहीं पा रहा, तो इट मीन्स कि ठीक है। वो उनकी आवाज के साथ वाकई आपके शायद या माइक में कोई प्रॉब्लम है शबी, इस वजह से कुछ क्लियर नहीं हो रहा। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप ये कर सकते हैं कि अपना सवाल आप या तो यहाँ पर टाइप कर दें या फिर आप मुझे टेक्स्ट कर दें, ताकि मुझे समझ आता है तो मैं उसको इंशाल्लाह आगे आगे चल के एड्रेस करता हूँ। अभी आगे चलते हैं, ठीक है? आपका सवाल जरूर एड्रेस करूंगा, लेकिन हमें समझ भी तो आए ना, तो हम एड्रेस करते हैं। आप कुछ लिख के भेज दें तो हम इंशाल्लाह फिर उसको देखते हैं। आगे चलते हैं। तो एग्जीक्यूशन ऑफ द मॉर्गेज की बात कर रहा है कि मॉर्गेज आपने कर तो लिया, अब उसकी एग्जीक्यूशन की बारी है। आपने अपने डेट को सिक्योर करने के लिए मॉर्गेज रख लिया, अब वक्त आ गया कि उसने अपना डेट अदा नहीं किया, तो अब मॉर्गेज को एग्जीक्यूट भी करना है आपने। सिक्योरिटी को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या उसके काम आते हैं, ये आगे के जो क्लॉजेज है ना वो उसी रिलेटेड है। विद ड्यू कंसिडरेशन टू आइटम 3/1/4, कि 3/1/4 को मद्देनजर रखते हुए द मॉर्गेज हैज द राइट टू क्लेम द सेल ऑफ द मॉर्गेज एसेट इन केस ऑफ डिफॉल्ट। आपने पहले भी बात की थी, ये पहले भी पुरानी किसी स्टैंडर्ड में ये बात हुई थी, और इसी स्टैंडर्ड में 3/1/4 में भी ये बात हो गई है कि अगर आप ये करें कि मॉर्गेजी पहले से स्टिपुलेट करे, ये पहले से शर्त रखे कि अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तो मैं मुझे बतौर एजेंट इसको बेचने का राइट होगा, मैं अदालत से रुजू नहीं करूंगा बल्कि मैं डायरेक्टली इसको बेच सकता हूँ। आप तुम्हारे एजेंट, मैं एजेंट बन जाऊंगा तुम्हारे इस एसेट का। तो हमने ये बात की थी, इस तरह की एजेंसी जो कि मुअल्लक है फ्यूचर से, वो जायज है। तो वो कह रहा है कि बिल्कुल ये चीज मॉर्गेजी कर सकता है और स्टिपुलेट कर सकता है कि मैं तुम्हारे डिफॉल्ट की सूरत में मुझे ये एजेंसी हासिल होगी और मैं ये एसेट बेचूंगा। आफ्टर रीपेमेंट ऑफ द मॉर्गेजेस डेट, द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द मॉर्गेज एसेट शुड बी गिवन। ये सिंपल सी बात है कि आपने अपना डेट रिकवर करना है और रिमेनिंग जो है वो मॉर्गेजर को वापस करना है। आपने क्या किया जी, उसको उस एसेट को बेच दिया, आप उसके वकील बन गए खुद ही, चूंकि आपने स्टिपुलेट किया था एग्रीमेंट में। तो जैसे ही उसने डिफॉल्ट किया, उस एसेट पर हक तसर्रुफ या बतौर वकील आपको वो राइट्स हासिल हो गए और आपने उसको बेच दिया मार्केट में। बेचने के बाद आप अपना डेट रिकवर करेंगे और रिमेनिंग जितना भी बच जाएगा वो मॉर्गेजर को आप वापस करेंगे। ऑब्वियस सी बात है। इफ द सेल वैल्यू ऑफ द मॉर्गेज एसेट हैपेंस टू बी लेस देन द ड्यू डेट, द डिफरेंस शैल बी सब्जेक्ट टू शरिया रूलिंग ऑन नॉर्मल डेट एंड द मॉर्गेजी शुड हैव द राइट ऑफ रिकोर्स। देखिए, अगर पहली वाली कंडीशन होगी कि आपकी जो एसेट की सेल वैल्यू है वो आपके डेट से ज्यादा थी, तो ऑब्वियसली जो ज्यादा है वो आप वापस करेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है वो कम में बिके, आपके डेट से भी कम में बिके। तो उस सूरत में जो डिफरेंस है वो आप मतलब जितना आप ले सकते हैं वो तो ले लेंगे, लेकिन जो रिमेनिंग डेट रह जाएगा जो कि आप कवर नहीं कर पाए, तो वो मॉर्गेजर पर ड्यू रहेगा। आपके पास रिकोर्स का राइट है, शरई लिहाज से और कानूनी लिहाज से। रिकोर्स के राइट का मतलब ये है कि आप उसके पास जाकर मुतालबा कर सकते हैं कि भाई ये तुम्हारा मैंने बेच बेच तो दिया है, बट इतना डेट अभी भी तुम्हारा बाकी है, तो मुझे तुम ये अदा करो, या तो खुद अदा करो कहीं से भी, या मुझे कोई और एसेट दो, या वट एवर, जैसे भी तुमने अदा करना है वो इसको अदा करो, तुम्हारे ऊपर ये तुम्हारे जिम्मे वाजिब है। फिर आगे बात कर रहे हैं, द मॉर्गेजी डज नॉट हैव द राइट टू स्टिपुलेट अ कंडीशन दैट ही शुड ओन द एसेट इन केस ऑफ डिफॉल्ट। देखिए, आप ये शर्त तो लगा सकते हैं कि अगर तुमने डिफॉल्ट किया तो मैं इस एसेट का जो कि तुम मेरे पास बतौर रहन रखवा रहे हो, मैं एजेंट बन जाऊंगा। ये तो तुम्हारे लिए बिल्कुल दुरुस्त है, ये तो बिल्कुल दुरुस्त है, आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कंडीशन लगाएं कि आपके पास उस एसेट को ऑन करने का राइट हो जाएगा, यानी अगर तुम डिफॉल्ट करोगे, वो ये मॉर्गेजी ये कहे मॉर्गेजर से कि अगर तुम डिफॉल्ट करो तो उस सूरत में मैं इस एसेट का खुद ब खुद मालिक बन जाऊंगा। तो ये दुरुस्त नहीं है, ठीक है? ये पॉइंट बिठा लीजिएगा। एजेंट बनने का आप उसमें कंडीशन डालें, एजेंट बनने की कंडीशन डालें तो ये तो ठीक है, लेकिन आप उस एसेट को ऑन करेंगे ये कंडीशन डालें तो ये दुरुस्त नहीं है। और इसकी रीजन बड़ी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कि एजेंट एजेंट यानी एजेंसी फ्यूचर के लिए तो हो सकती है, फ्यूचर इवेंट के लिए तो हो सकती है, लेकिन सेल फ्यूचर के लिए नहीं हो सकती, ठीक है? आप उसके तो यहाँ मालिक तो पे अच्छा तभी बनेंगे ना जब यहाँ उसको आप पे सेल यहाँ कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे तो सही मैं ये कहने वाला था कि फ्यूचर सेल तो अलाउड नहीं है।
और जाहिर है कि हम्म। वो एक एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में तो जा सकता है, लेकिन फ्यूचर सेल के कॉन्ट्रैक्ट में वो नहीं जा सकता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और सेल कंडीशनल भी नहीं हो सकता, जी। तो ये जायज नहीं होगा। नेवरदलेस देयर इज नो प्रोहिबिशन फॉर द, अच्छा ये फिर भी आप ये कर सकते हैं कि वैसे तो आप ये शर्त तो नहीं लगा सकते कि अगर तुम डिफॉल्ट करोगे, अगर तुम डिफॉल्ट करोगे तो मैं इस एसेट का मालिक बन जाऊंगा, ये तो आप नहीं लिख सकते। लेकिन जब वो डिफॉल्ट कर जाए तो आपने ऑब्वियसली बतौर एजेंट उसको मार्केट में तो बेचना है। तो वो मार्केट में बेचने के बजाय आप खुद खरीद लें उसको, तो खरीदना आपके लिए जायज है। ठीक है। अब बाद में मतलब कंडीशन किए बगैर कि डिफॉल्ट की सूरत में मैं मालिक बनूंगा, ये कंडीशन किए बगैर कल को वो एक्चुअल में डिफॉल्ट कर जाता है, अगर डिफॉल्ट नहीं करता तो ठीक है आप एसेट लौटा देंगे। लेकिन अगर वो डिफॉल्ट करता है तो आपने मार्केट में बेचना है, तो मार्केट में बेचने के बजाय आपने खुद खरीद लिया, तो ये आपके लिए जायज है। यही वो बात कह रहा है, नेवरदलेस देयर इज नो प्रोहिबिशन फॉर द सर, मॉर्गेजी टू परचेज द मॉर्गेज्ड एसेट फ्रॉम द मॉर्गेजर एट मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू पे आप खरीद सकते हैं, एंड टेक द पोर्शन ऑफ द वैल्यू टू विच ही इज इंटाइटल, और वो पोर्शन ले ले उस वैल्यू का जो कि वो इंटाइटल्ड है। यानी कि आप ये करें कि मार्केट वैल्यू पर आप खरीद लें। ठीक है। और अगर आप वो मार्केट वैल्यू उसकी ज्यादा है, डेट कम है, तो वो जो रिमेनिंग पोर्शन है आप जाहिर है उसकी आप कीमत उसको अदा करें। और अगर वो कम है मार्केट वैल्यू, डेट जो है वो मार्केट वैल्यू से कम है, तो वो उस रिमेनिंग पार्ट के लिए बहरहाल आपके पास रिकोर्स का राइट मौजूद होगा। अच्छा अब देखते हैं, ये शबी ने शायद अपना क्वेश्चन इलाबोरेट किया है। हम्म, कहती है मेरा क्वेश्चन है कि मॉर्गेज तो आप जब भी यूज कर सकते हैं जब नेग्लिजेंस हो, वरना नहीं। मॉर्गेज जब भी यूज कर सकते हैं जब आप जब ही यूज कर सकते हैं जब नेग्लिजेंस हो, वरना नहीं। फिर ट्रस्ट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट में अलग से ये स्टिपुलेट करना, फिर ट्रस्ट बेस्ड और एक्सचेंज बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस हुआ रिगार्डिंग मॉर्गेज। कि यह तो सवाल इनका बहुत मुश्किल है, जो अभी भी शायद क्लियर नहीं हो रहा है। चलें अब ये दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं।